नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज प्रधानमंत्री भोपाल में हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बड़े महाकुंभ को, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है भोपाल में, उसे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पिछले 6 महीने में 7वीं यात्रा है। उसका विवरण तो मैं दूंगा आपको, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हुआ, बड़े-बड़े होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स लगे हैं, बड़े-बड़े विज्ञापन छपे हैं, लेकिन एक स्वागत एक ट्वीट से भी हुआ। वो ट्वीट ये कहता है, प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत। वह गरीब एवं पिछड़ों के मसीहा है। मुझे यकीन है कि वह महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। सुश्री उमा भारती। उमा जी मध्य प्रदेश के राजनीति में एक ताकतवर हस्ताक्षर है। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ओबीसी समाज की है, बहुत वोकल है, हिंदुत्व की ध्वजवाहक है, साध्वी है। उमा जी जब कोई ठान लेती है तो फिर अड़िग रहती है, ये भी उमा जी का नेचर है। इसीलिए जिस अडवाणी जी को और अटल जी को पिता समान मानती थी, उनसे भी उन्हीं के कार्यालय में उनके खिलाफ जो षड्यंत्र चलते हैं पार्टी पे, उसके खिलाफ खुल के विरोध करके बोली, ये उमा जी का नेचर है। जब से महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, तब से उमा जी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि आरक्षण में आरक्षण तो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हो, लेकिन ओबीसी को भी आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान में ये बिल आप लागू कर रहे हैं, कब लागू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जब भी लागू होगा तो उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों की पत्नियां या नेताओं के घर के ही महिलाएं सत्ता में आएगी। यदि आम स्त्री सत्ता में भागीदारी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा करना है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन देना होगा। ओबीसी के रिजर्वेशन के मांग को लेकर ही कांग्रेस भी मांग कर रही है और उन्होंने तो माफी भी मांगी, रिग्रेट, खेद व्यक्त किया कि उनके समय उन्होंने जो ये होने नहीं दिया ओबीसी का डिमांड, ये गलत था। तब भी समाजवादी पार्टी और आरजेडी ये ओबीसी के कोटे को लेके लगातार आक्रामक रही है। इस बार सबने साथ तो दिया, बिल पास तो हो गया, सिवाय 2 मतों के बाकी सारे मत लोकसभा में बिल के पक्ष में पड़े, लेकिन जितने भी राजकीय दल थे, वो सभी ओबीसी कोटे की मांग कर रहे थे। गृह मंत्री कहते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जनरल कैटेगरी की सीट्स है, तो हमने शेड्यूल कास्ट में 33% जो कोटे में कोटा दिया, वही शेड्यूल ट्राइब में दिया और जनरल में दिया। इसमें हम ओबीसी कैसा करें? फिर उसकी काट ये निकलती है कि स्त्री आरक्षण भी संविधान में तो नहीं था। स्त्री के लिए आरक्षण ये संविधान का संशोधन है, तो उसी संशोधन के साथ ओबीसी भी जुड़ जाता तो क्या जाता। फिर एक नया उसके लिए बोला जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि जनगणना के आंकड़े नहीं है। जब तक जनगणना नहीं होगी जातिगत, तब तक हम उस जनगणना के आंकड़े के बाद ही डिलिमिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब मंडल आयोग लागू हुआ तो 1931 का जो डाटा था, जिसमें 50, 55%, 50, 51% ओबीसी बताए गए थे, उन्हीं के डाटा के साथ मंडल आयोग लागू होगा। डाटा जो आपके पास अवेलेबल है उस पर आप कर सकते हैं, चाहे कितना भी पुराना हो। और 2011 में जो जनगणना हुई, उसके बाद जातिगत आर्थिक रूप से जो जनगणना 2013 में हुई, मैं जिसका 2011 का जो 2013 तक आ गया, आंकड़े आ गए सारे। और उसके बाद मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार उस डाटा पे क्यों बैठी, ये मोदी जी ही बता सकते हैं। इसलिए ओबीसी
सेक्टर को बार बार लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ है। अब जिस हिसाब से पार्टी से स्वर उठ रहे हैं वो बहुत मोदी जी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। उमा भारती जी ने स्वर उठाए, वहां अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में, वो भी ओबीसी के कोटे के लिए हकदार है और मांग रही है। मध्य प्रदेश, जहां मैंने कहा कि मोदी जी पिछले 6 महीने में 7वीं बार है। पहली बार 1 अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत, यदि 6 महीने का लेखा जोखा मैं आपको बताऊं अप्रैल से लेकर अब तक, तो 1 अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत का फ्लैग ऑफ था। उसके बाद 25 अप्रैल को रीवा में मध्य प्रदेश के पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करने गए। 27 जून को 2 दिन मतलब उसके बाद तुरंत 1 महीने बाद ही भोपाल में, भोपाल जबलपुर और इंदौर भोपाल ने भोपाल इंदौर ये वंदे भारत को फिर हरी झंडी देने पहुंच गए। 1 जुलाई को 4-5 दिन बाद ही शहडोल पहुंचे, जहां राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। फिर 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखने गए। फिर 14 सितंबर को सागर में बिना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट का आधारशिला रखने गए। और फिर आज भाजपा के महाकुंभ कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने गए। मध्य प्रदेश एक ओबीसी डोमिनेटेड स्टेट माना जाता है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी ही है जो मुख्यमंत्री है। पिछले करीब करीब 15-20 साल से वही मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की मांग यदि खुलकर निकलती है तो जिस मध्य प्रदेश में वर्तमान में सरकार के पास 29 में से लोकसभा में से 28 सीटें हैं बीजेपी के पास। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वीप किया। एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के नसीब आई, जो नकुलनाथ कमलनाथ के बेटे वहां से चुनाव लड़े और सांसद है। बाकी 28 की 28 सीटें पूर्ण रूप से कांग्रेस हार गई और बीजेपी को ये 28 सीटों का एक बहुत बड़ा योगदान है यदि बीजेपी लोकसभा में 305 पे इतरा रही है। यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा में मार खाते हैं और यदि मध्य प्रदेश में ये 29 में से यदि आप 15 सीटें भी आपकी कम हो जाती तो वो भरपाई कहां से करेंगे, ये बीजेपी के लिए अहम सवाल है। ओबीसी ये ऐसा एक नासूर बन चुका है, ना उगलते बनता ना निगलते बनता। प्रॉब्लम ये है कि जब ओबीसी की बात होती है तो भाजपा बार बार कहती है कि हमने तो ओबीसी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया। वो कहते हैं कि वर्तमान लोकसभा में जो ओबीसी के सांसद है हमारे पास, वो करीब करीब 29% है। 85 सांसद ओबीसी के हैं। मंत्रियों में 29 मंत्री ओबीसी हैं। 1358 टोटल विधायक है देश में बीजेपी के, उनमें से 385 करीब करीब 40% के आसपास पहुंचता है आंकड़ा, ओबीसी से आते हैं। 163 एमएलसी में 85 एमएलसी ओबीसी में है। तो ओबीसी के लिए तो हम लगातार दे रहे हैं, सत्ता में भागीदारी है। फिर ओबीसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी से आते हैं। आज तक किसी ने ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जब ये बीजेपी इस ग्राउंड पे ओबीसी के लिए हमने क्या क्या किया है बताते हैं, फिर उमा भारती का सवाल उठता है, तो जब पुरुषों के लिए इतना करते हो तो फिर स्त्रियों के लिए क्यों नहीं करें? यदि पुरुषों के लिए इतनी भागीदारी है ओबीसी की, तो फिर स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। लगातार ओबीसी के लिए उठते हुए सवाल, ये बहुत बड़ी चिंता की रेखाएं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माथे पे उकेर रही है। यदि उमा भारती ऐसे ही ओबीसी को लेकर ओकल रही, और उमा जी ने यह भी कहा कि अगला चुनाव वो लड़ेगी और ताकत से लड़ेगी, उन्होंने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है, तो इन ओबीसी महिला नेताओं को भाजपा कैसे टैकल करेगी, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुका है। ओबीसी इस मामले में आज ही शायद बिहार में जातिगण जनना का या जो सर्वे जो हुआ है उसके आंकड़े शायद आज बिहार में बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार रिलीज करेगी। उसके साथ ये ओबीसी वाला घमासान और तेज होगा। क्या
नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी को खुश करने के लिए ऐसा बिल लाया जो कब लागू होगा ये उनको स्वयं को पता नहीं, बहुत दूर की कौड़ी है। कोई 2027 कहे 29 कहता है, कोई 2031 कहता है। कब होगा किसी को पता नहीं, किस प्रारूप में होगा ये भी किसी को पता नहीं। ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है इस विधानसभा चुनाव के आते आते ही यदि ओबीसी का ये डिमांड आग पकड़ लेती है तो फिर इस विधानसभाओं में भी ये महिला आरक्षण बिल गले का सांप बनती हुई दिखाई देती है बीजेपी की। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।